और ये रहा हमारा शेयर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना दोस्तों? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा था, सबको दिखाई दे रही है, सबको सबको। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों को कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट में बताया था कि भाई वहां पर जो ट्रांजिशन होता है डी टू डी ट्रांजिशन होता है, यानी कि वो टी टू जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जाता है इजी ऑर्बिटल में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जंप करके यहाँ पे जाएगा फिर वापस आएगा, और ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म में यहाँ पर लिखा दिखाया हुआ है। अगर डी इलेक्ट्रॉन में D1 से D9 तक है तो वो कलर शो करेगा, क्योंकि डी टू डी ट्रांजिशन वो पॉसिबल है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलिए चाहे आप ट्रांजिशन बोलिए। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लो एनर्जी है, T2G क्या है यहाँ पर? लोअर एनर्जी है, और ऊपर हायर एनर्जी है। तो लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलिए चाहे एक्साइटेशन बोलिए। एक्साइटेशन का मतलब क्या कि मान लीजिए किसी को गुड न्यूज मिला हुआ है तो खुशी से नहीं एक्साइट हो गया है, तो भैया पहले वो कम खुश था और अब क्या हो गया? ज्यादा खुश हो गया गुड न्यूज मिलने की वजह से। यानी कि उसकी जो एनर्जी थी वो पहले कम थी, खुश होने के बाद एनर्जी उसकी क्या हो गई है? ज्यादा। यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और वो हो कहाँ रहा है? तो डी से डी में जा रहा है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया डी टू डी ट्रांजिशन। और जैसे ही वो वापस आएगा तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, और उसी को हम बोल देते हैं कि भैया वो कलर शो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हो तो मेरा कुछ कलर दिख रहा है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो या एटम है, वो कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो कलर वो इमिट कर रहा है ना, वही कलर हमारे जो आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बोलते रहोगे तो यस सर। उतना बढ़िया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई डी टू डी ट्रांजिशन है, तो यानी कि टी टू जी से ईजी में टर्म करके जाएगा फिर वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। D0 और D10 जो है वो क्या होगा? आपका कलर शो नहीं करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल्स एम्प्टी ही नहीं होता है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाए। हाई एनर्जी में तब जाएगा ना जब ऊपर रहने के लिए कोई जगह हो। ठीक है, तो जब एनर्जी में मान लीजिए कि मैं ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर भी क्या है? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकता है? नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स के होने के मतलब वहां पे स्पेस ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर पाए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं। ठीक, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने रिवीजन करा के बताया था कि भाई अगर मान लीजिए कि कलर को, अगर आपको कलर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? कि अगर कोई वॉयलेट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों? वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कैसा करेगा? येलो। अगर कोई ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज इमिट करेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू। और रेड के केस में आप देखिए, रेड अगर एब्जॉर्ब करता है तो क्या करेगा? ग्रीन इमिट करेगा। और अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ, तो वो इमिट कैसा करेगा दोस्तों? रेड कलर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, एक चीज और बता दीजिए आप लोग प्लीज। अब मेहनत करने की बारी आ गई है, मेहनत नहीं करोगे आप लोग तो थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इसी टाइम पे, जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद ही आप क्या करोगे? कंप्लीट करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के उसे रिवीजन कर करके कंप्लीट कर दोगे आप। ठीक है, चल। सो हुआ क्या दोस्तों, अब इसके बाद आती है कलर का, हमने देख लिया। अब आता है कि भाई यहाँ पे कलर कौन कौन सा। जैसे मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक्साइटेशन मैंने T2G इजी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये वाला आप लोग देख रहे हो एग्जाम्पल। यहाँ पर जो है स्कैंडियम 3+ जो है वो D0 आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि +3 का मतलब क्या होता है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर M क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? M फॉर मेटल, और यहाँ पर मैंने N+ लिख दिया। N+ का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 3+ है तो N की वैल्यू 3 हो गई। या फिर M 2+ है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं बोल दूं कि M 6+ है। इसका मतलब क्या? प्लस का होने का मतलब ये है दोस्तों कि वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है। अगर 3+ है तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे। अगर M 2+ है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। और अगर M 6+ है तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो M 6+ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में रहने वाले हैं।
ठीक है, प्लस का मतलब समझ में आ गया है, माइनस का भी सेम फेनोमेना होगा, सेम होगा, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, अदरवाइज की वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि भैया D10 जो है ना वो कलरलेस क्यों होता है, D0 कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट हमने देख लिया था, हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, और उसके फॉर्मूले बताए थे। कितने लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है, कोई बताएगा मुझे? चलिए बताइए फटाफट। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। बाकी लोग प्लीज बोलते रहिए, आप लोग बोलोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा। और याद रखिए कि अगर क्लास में जितना एक्टिव रहोगे, जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। सो जो आप लोग देखोगे कि भैया अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो है, मैंने पढ़ा दिया था, रिवीजन करा रहा हूँ, Mn3+ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सबसे पहले Mn3+ अगर मुझे निकालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, Mn का आप काम करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा, 3d5 4s2। देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या कि यहाँ पर Mn3+ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से नॉर्मल न्यूट्रल एटम में से आपको निकालने पड़ेंगे। इसका यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे यार। हेलो, Yes, sir. बोलते रहिए आप। चलिए अब देखिए Mn3+ है, ये रहा आपका Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn3+ का मतलब कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 निकल गया, और 3d5 है, यानी कि यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बचने वाला है, 3d4। अब चलिए, अब एक काम करिए, ये रहा आपका ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन्स फील करना है, 1 2 3 4। एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो Mn3+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4 है, और इसमें अब मान लीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का दोस्तों फॉर्मूला ये होता है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस n+2, सॉरी n इंटू n+2 होता है ब्रैकेट में, और इसकी यूनिट होती है Bm, बोर मैग्नेट। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, n क्या होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो अब एक बात बताइए कि Mn3+ में आप देखोगे तो n की वैल्यू कितना निकल के आने वाला है, सर 4। n की वैल्यू 4। अब n की वैल्यू अगर 4 आया है दोस्तों, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। याद करिए, क्लास के आखिरी में बताया था कि अगर आपका n का वैल्यू 1 है, तो म्यू की भी वैल्यू कितने आने वाली है, 1 पॉइंट समथिंग। अगर n की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू की भी वैल्यू क्या आएगी, 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर हो गया? तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, म्यू की वैल्यू की भी, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे n की वैल्यू पुट करनी है, n की पुट ही नहीं करनी है, n की वैल्यू पता है, आप सीधा लिखिए 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए, लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये तब आप चेक मत करिएगा, जैसे कि यहाँ पर Mn3+ की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ कि ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4.32, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 5.35, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 3.32। ठीक है, अगर इस केस में इन्होंने बोला है कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट Mn3+ का निकालिए, तब तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बताइए n की वैल्यू 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4, तो आप सीधा क्या करोगे, बी ऑप्शन सही है। समझ गए आप लोग? यस इतना सर। क्लियर हो?
लेकिन साथ में आ जाइए, अगर यहीं पर ऐसा दिया हो कि भाई साहब ए का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 4.35 है, बी का ऑप्शन भी दिया हुआ है वो 4.82 है, और यहाँ पर जो है सॉरी सॉरी सॉरी, सी का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 4.12 है, और डी का ऑप्शन कितना दिया हुआ है 4.92 है। तब इसमें आपको एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी ऑप्शन मिलेगा नहीं। समझ में आया? ऐसा ऑप्शन आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। सो बेसिकली अगर आपको ऑप्शन में 1 4 5 3, तब तो जितना n की वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, तो 4 पॉइंट समथिंग पे ऑप्शन क्लिक करना है। फिर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा म्यू का, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस Yes, सर। sir. चलिए, लेकिन अगर ऐसे क्लोज वैल्यू दी हो 4.35 4.2, तब तो आपको भैया चेक करना पड़ेगा कि अंडर रूट जो 15 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन ऐसा आपको कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए, अब आ जाइए, बात आती है ना, यहाँ से एक और तरह का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। पहला क्या, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या होता है डायामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन की वैल्यू 4, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक? Sir, paramagnetic. लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं दोस्त यहाँ पे, तो क्या अब ये पैरामैग्नेटिक रहा कि डायामैग्नेटिक? Magnetic. बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगली क्लासेस में हो सकता है कि हम नीट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी करें, और फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि यहाँ पर देखिए D1 भी पैरामैग्नेटिक है, D2 भी पैरामैग्नेटिक है, D3 भी पैरा, D4 D5 D5 D6 D7 D8 D9, क्या ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं कि नहीं? क्योंकि एक अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन होने ही वाला है। क्यों होने वाला है, चलिए आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, शॉर्टकट रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5, मान लीजिए कि D1 में हो, कहीं पे D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने के चांसेस ही नहीं है दोस्तों, अनपैरामैग्नेटिक। 2 भरोगे यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिक, 3 भरोगे ये भी पैरा, 4 भरोगे ये भी पैरा, 5 भरोगे ये भी पैरा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू मेरी 1 से 2 जा रही है, 2 से 3 जा रही है, 3 से 4 जा रहा है, और 4 से 5 जा रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। Yes, sir. यानी कि अगर आप स्कैंडियम से कहाँ जा रहे हो, मैग्नीज तक जा रहे हो, तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैग्नीज के बाद क्या आता है, आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर क्या आता है निकल, एंड देन जिंक। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो 5 6 7 बढ़ोगे तो कहाँ जाएगा, ये 10 तक जाएगा। तो अब ऊपर से क्या हो जाएगा, D5 के बाद D6 होने लगेगा, तो क्या यहाँ पे पेयर्ड होगा? तो बताइए, अब क्या हुआ, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, एन sir. की वैल्यू घट गई। फिर अब मान लीजिए D7 पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, D7 पे आप आ जाइए तो एक इलेक्ट्रॉन देखोगे कि यहाँ पर अब दोबारा फील होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये भी आपका पेयर्ड में आ गया, ये भी पेयर्ड में आ गया। तो उस होगा क्या कि जैसे ही 3D सीरीज में बीच तक जाओगे ना मैग्नीज तक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे ना 5वां 25 के बाद, तो क्या होगा आपका, क्योंकि वापस जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पेयरिंग में होने लगेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा आपका, घटने लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पहले बढ़ेगा और फिर मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. बाकी लोगों को? यस सर। चलिए, Yes. यहाँ तक तो हमने देख लिया था, मैग्नेटिक मोमेंट आपको कहीं भी निकालना होगा निकाल लोगे। और थोड़ी सी बात रही कॉम्प्लेक्स की, तो जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट ना रहे कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, और आप 24 में से सबको यही गारंटी दीजिए कि कहीं भी डाउट होगा तो हम पूछ लेंगे सर, डाउट वाउट रखेंगे नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज।
कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ना दोस्तों कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं हैबर प्रोसेस, किसका बात करते हैं हम लोग, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में आपने देखा होगा कि दोस्तों अगर आप नाइट्रोजन गैस और यहाँ पर 3 मोल जो है हाइड्रोजन गैस अगर आप मिक्स करोगे तो क्या आपको अमोनिया फॉर्म होगी, अमोनिया गैस बनेगी, लेकिन उसका रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। उसका रेट क्या होगा दोस्तों, स्लो। बताइए, उसका रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं कि यहाँ पर ना एक आयरन एटम रख दूं, कौन सा एटम रख दूं, आयरन, आयरन मेटल अगर मैं इस रिएक्शन में यूज करूं ना, अगर आयरन का पाउडर मेटल कर दूं, यूज करूं, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना अमोनिया फॉर्मेशन का, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आयरन एटम है ना वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैसा काम कर रहा है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन हो गई कि भैया जैसे आपने NH2 लिया, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स करा तो आपको अमोनिया बहुत स्लो फॉर्म हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का था, स्लो था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उस रिएक्शन में आयरन मेटल को इंट्रोड्यूस करा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होने लगा। यानी कि आपको पता भी है कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। यही करता है कि नहीं करता दोस्तों, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए एक और रिएक्शन, मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिख रखी है तो साथ में आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर हम इसके इंपॉर्टेंस, जैसे कि ये, इसको याद रखिएगा, ये हैबर प्रोसेस है। इसके बाद आता है यहाँ पर एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका CH2, CH2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये CR, R डबल बॉन्ड CR। और इसको जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ब्रेक हो करके यहाँ पे जुड़ जाता है और ये पाई बॉन्ड भी आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पाई बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये अनसेचुरेटेड ऑयल है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड ऑयल। ठीक है, ये आपका क्या है, अनसेचुरेटेड ऑयल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है। और यहाँ पर क्या होता है, निकेल की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि अब ये जो है ना, आप देखिएगा ये R, ये H, और यहाँ पे CH, ये भी R और ये भी R। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्या, कहीं पर पाई बॉन्ड गायब हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो अब ये पाई बॉन्ड गायब हो गया तो अब ये सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया, तो ये सेचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस से हम लोग घी वगैरह या वेजिटेबल ऑयल वगैरह हम फॉर्म करते हैं। सो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि कैटालिस्ट की तरह कौन सा, क्या ये डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट निकल है कि नहीं, यहाँ पर आयरन भी क्या है, वो आपका डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। यानी कि मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सभी के सभी एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक दो और प्रोसेस रिएक्शंस देख लेते हैं, ताकि इसी वजह से हमें एक रिएक्शन जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन भी याद हो जाए और हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की भी काम चल जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिंगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में ना, यहाँ पे देखिएगा TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये भी एज अ पॉलीमराइजिंग कैटलिस्ट, पॉलीमर कैटलिस्ट लिख लीजिए इसको, कैसा यूज होता है ये, पॉलीमर, पॉलीमर
कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, TiLC टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये पॉलीमर कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, तो वो लिख लीजिएगा ZIE, जिगलर नाटा, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। यहाँ पर क्या है कि पॉलीथीन जो बनाते हैं ना, उसके पॉलीमराइजेशन में इसको यूज करते हैं। तो ये भी टाइटेनियम भी आपका क्या है, ये डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, सॉरी हाँ डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। अब आ जाइए एक दो और रिएक्शंस देख लेते हैं कौन सा टेक्ट प्रोसेस। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डीकेन प्रोसेस, किसकी बात करेंगे हम लोग, डीकन। डीकन प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस। फॉर्मेशन क्या है, क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि भाई 4HCl जो है, और साथ में आपने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। क्या करा है दोस्तों कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और एटमॉस्फेयर से ऊपर जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हमने लिया, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसको मिक्स कर दिया। और मिक्स जब आप करते हो ना दोस्तों, तो आपको क्या बनता है, Cl2 गैस बनती है और वाटर बनता है। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। आपने क्या करा कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, हमारे एटमॉस्फेयर से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मिक्स करा उसमें, और मिक्स करने के बाद आप देख रहे हो कि क्लोरीन गैस बन रही है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डीकन प्रोसेस। क्या बोला है हमने इसको, डीकन प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। लेकिन ये बड़ा स्लो प्रोसेस था। कैसा था दोस्तों, बहुत स्लो प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, इसमें CuCl2, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, जैसे ही हमने इसमें मिक्स किया, जो क्लोरीन का फॉर्मेशन था, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। यानी कि जो क्लोरीन गैस आपको 5 या 10 20 मिनट में फॉर्म हो रही थी, वो हो सकता है कि विद इन अ सेकेंड में फॉर्म हो जाए। समझ में आया, यानी कि यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक से। कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, या चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यानी कि यहां से आपको एक चीज तो मिल गई कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, उनके पास क्या खासियत है कि ये एज अ कैटालिटिक काम करते हैं, तो उसके लिए भी रीजंस हैं। चलिए उसको समझते हैं। यहां तक समझ में आया आप सभी लोगों को? यस सर। Yes. यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब Sir, ध्यान से एक सुनिए, ग्रेट ग्रेट। कैटालिटिक की बात करते हैं। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट्स लिख रखा है, और उसको भी आप लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit catalytic properties due to presence of unpaired electron which can form complex. इसका मतलब क्या है कि भैया आपने देखा होगा कि जितने भी डी ऑर्बिटल्स थे, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम से आप कहाँ जा रहे हो, जिंक तक जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, स्कैंडियम से आप जिंक तक जा रहे हो। तो इधर ध्यान से सुनिएगा, स्कैंडियम से जब हम जिंक तक जाएंगे, तो वहां पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, या उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक तो पहली कंडीशन ये। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे हैव एबिलिटी टू exhibit variable valency and they have tendency to form complex compound। बात एक ही थी, दोनों का थोड़े बहुत अलग अलग मतलब थे। अब आ जाइए यहाँ पर समझते हैं कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों। कि मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक रिएक्शन है हमारा हैबर प्रोसेस N2, और यहाँ पर जो है 3H2, और इसको हम ना आयरन मेटल की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर 2 मोल जो है वो अमोनिया गैस फॉर्म करता है, वो ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, या फिर आप स्टोर भी कर सकते हो। रीजन क्या है कि अगर मैं आयरन को हटा दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अमोनिया के फॉर्मेशन का, वो बहुत कम है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर क्या करा, आयरन रखा, हमने देखा जादू हो गया। क्या हो गया दोस्तों,
जादू हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जा रहा है, एक्ट एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है। उसका रीजन क्या था? तो रीजन ये था ना दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 3d5 सॉरी 3d6 4s2 यही होता है कि नहीं होता? बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. 3d5 सॉरी 3d6 4s2। यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा कि वो जब मेटल में यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं और उसमें जो ड्रॉ तो हमने कर ही दिया है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन फील करूं तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। यही है ना? यहाँ पे देखिएगा, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है आयरन ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? ये आपका आयरन ब्लॉक। ये आपका दोस्तों आयरन मेटल है। और इस आयरन मेटल पे आप देखोगे, एक चीज और बताइए, क्या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये वेरिएबल वैलेंसी भी बोल सकते हो कि भैया पहले एक बॉन्ड बनाया था, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 बनाया हो सकता है 5 पे आ जाए, घट भी सकता है। यानी कि अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई साहब यहाँ पर एक आयरन था और ये एक आयरन था, लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पर एक और आयरन, यहाँ पर एक और आयरन, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन आया और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच था, ऐसे था। फिर हुआ क्या कि ये जैसे ही मेटल पे आया, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस क्या होने वाला है कि ये मेटल का सरफेस है, आयरन मेटल क्या है, सरफेस है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों तो हम मिलाएंगे ना दोस्तों साथ में, तो यहाँ पे होगा क्या कि नाइट्रोजन गैस भी इस मेटल के सरफेस पे आएगी और हाइड्रोजन गैस भी आयरन मेटल के सरफेस पे आएगा, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस मेटल से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो क्या होगा, दूसरे आयरन में देखिएगा कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, और जैसे ही इनके साथ टच करेगा, तो एक बात बताइए आप लोग, क्या हाइड्रोजन का भी 2 वैलेंसी शो कर सकती है क्या? अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन जो है कभी ये 2 बॉन्ड बना सकता है क्या? नो सर। हाइड्रोजन कभी 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन का देखोगे तो क्या होता है, 1s1। क्या ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी से, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही Fe पे ये आके आयरन अटैच होगा, अब आयरन मेटल के सरफेस पर नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सरफेस पर आके चिपक जाएगी। चिपकने प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एडजॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब हो गई। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इससे आके चिपकेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से कंबाइन कर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान से सुनिए कि ये जो आयरन था और ये आयरन था, इसकी वैलेंसी बदल गई कि नहीं बदल गई? पहले मान लीजिए कि आयरन आयरन कंबाइन थे, और अब क्या हुआ, उसे नाइट्रोजन भी आ गया। तो उसकी पहले मान लीजिए कि 2 बॉन्ड पहले से उसके अंदर बने हुए थे मेटल मेटल के बीच में, और जैसे ही नाइट्रोजन आया तो उससे भी एक बॉन्ड बना दिया। तो क्या एक उसका वेरिएबल बैलेंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? नहीं यस समझ सर। पा रहे हो आप लोग कि भैया ये एक्स्ट्रा वेरिएबल बैलेंसिंग का मतलब क्या, कि पहले 2 बॉन्ड बना रहा था किसी के साथ, कोई दूसरा आएगा तो उसके साथ भी एक और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर मान लो एक आध और आ गए तो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी वो शो कर सकता है। इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल बैलेंस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भैया आयरन मेटल के सरफेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस दोनों आए और जुड़ गए, और यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से। ऐसा ही 2-3 बार जो है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब नाइट्रोजन से अटैच होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, और
ये रहा आपका अमोनिया गैस मॉलिक्यूल्स बन गया। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो आयरन है ना वो कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, कॉम्प्लेक्स बन रहा है भैया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आयरन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसको ही हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा हो और सेम टाइम पे बॉन्ड क्या हो रहा हो, फॉर्म भी हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बोल दो। तो यहाँ पर आयरन कैसा काम कर रहा है, जो कि आप देख रहे हो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं, एक आध और रिएक्शंस आप लोगों को समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो मेनली रीजन क्या है कि भाई ये आवर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी, रीजन लिख लीजिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, रीजन क्या है कि भैया क्या होता है यहाँ पर जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो किसी के साथ कंपाउंड बना के, कॉम्प्लेक्स बना के, और वो रिएक्शन को और इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और वहां पर प्रोसेस क्या होता है कि भैया एड्सॉर्प्शन हो जाता है मेटल सरफेस पर, कोई भी गैस हो चाहे कोई भी लिक्विड हो। ठीक, जैसे आ जाइए, एक और प्रोसेस है वाकर प्रोसेस। क्या है, वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस में आप देखिएगा कि आपके पास जो है ना, ये रहा आर, ये रहा एच, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन आर सी डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको हम क्या कर देते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं दोस्तों, हमने क्या रखा, PdCl2। इसको हम क्या बोल देते हैं, पैलेडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैलेडियम क्लोराइड। पैलेडियम क्लोराइड बोलते हैं। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के एल्कीन को एल्डिहाइड में बदल देता है। और ये रिएक्शंस जो है आप देखोगे कि ये रहा आपका RCH2, और ये आपका जो ये वाला पूरा पोर्शन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, एल्डिहाइड में। इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो मेरा कैटलिस्ट है, जो मेटल है, वो कौन सा है, पैलेडियम मेटल है। और पैलेडियम कहाँ से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक ऑफ मेटल से। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, किसी के साथ भी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन करता है और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो इसके दो रीजन कि भैया, एक तो पहले सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाता है, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना शो करता है, और दूसरा ये कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है या वैकेंट डी ऑर्बिटल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है इसके, जिसकी वजह से एज अ कैटलिस्ट काम करता है। आ जाइए, अब आता है, आप लोगों ने अपने अपने ना एनसीईआरटी नोटबुक में देखा होगा कि जितने भी डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वो इंटरस्टिटिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इंटरस्टिटिशियल कंपाउंड क्या होता है, तो चलिए इसको हम समझते हैं, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली ये रहा आपका इंटरस्टिटिशियल कंपाउंड। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, उससे पहले इंटरस्टिटिशियल कंपाउंड को एक्सप्लेन करने से पहले और टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो होता है ना कि मान लीजिए कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, तो उसकी पैकिंग कैसे होती है। आपने सॉलिड स्टेट अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक होता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, या हेक्सागोनल पैकिंग, या टेट्रागोनल पैकिंग। ये इस सब पैकिंग की बात करें। स्पेशली पैकिंग से पहले मान लीजिए कि कोई सॉलिड एटम है, तो ये कैसे होगा कि भाई ये रहा एक एटम, ठीक है, तो उसके साथ में एक और एटम अटैच्ड होगा,
ठीक है, आप देखते रहिएगा यहाँ पे। फिर उसके साथ एक और एटम, फिर एटम, एक रेगुलर पैटर्न में क्या होगा, अरेंज होते हैं। लेकिन अब आप लोगों से बताता हूं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक पैकेट SCC, इसको हम क्या बोल देते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि सिंपल क्यूबिक में आप देखोगे कि 6 टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक क्यूब ले लीजिए तो उसके चारों तरफ से अगर सॉरी 8 कॉर्नर पर एटम रखोगे तो उनके बीच में क्या हो जाता है, एक स्पेस बच जाता है। क्या हो जाता है, एक स्पेस बच जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वॉइड बोलते हैं। अब उसको ज्यादा क्लियर होगा आगे, यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा कि ये देखिए, एक तो ये रहा आपका एक एटम है रेड कलर में, एक ये बॉल है, ठीक है, और एक ये बॉल है, और एक ये बॉल है, और एक ये बॉल है। अगर 3 बॉल के ऊपर अगर मैं एक बॉल रखूं, आप इमेजिन करिए आप लोग कि एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ। यहाँ पे देखिए कि भाई ये रहा आपका एक बॉल ये, एक बॉल ये, और एक बॉल ये। तीनों को एक प्लेन में मैंने रख दिया, और उस तीनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनेगा। समझ में आ रही बात, उन तीनों के बीच में एक बॉल रखता हूँ, वो ये वाली बॉल रखता हूँ, ठीक है। तो क्या इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं। वो कौन सा कलर रखना चाहिए मुझे, रेड कलर तो नहीं, हाँ। क्या यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटू सा स्पेस रह जाएगा, जिसको उस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिटिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे उसको हम, इंटरस्टिटिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटरस्टिटिशियल स्पेस। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, तो एक तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 है, तो हम 4 में क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं। तो हम क्या बोल देंगे इसको, टेट्रागोनल वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टेट्रागोनल VOID, टेट्रागोनल वॉइड बोल देते हैं, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसी को हम टेट्रागोनल वॉइड बोलते हैं। या फिर आप बोल दीजिए इंटरस्टिटिशियल स्पेस बोल दीजिए। इतना क्लियर हुआ क्या कि इंटरस्टिटिशियल स्पेस क्या होता है, या यस सर। टेट्रागोनल वॉइड क्या होता है, बताइए। आंसर। Done, sir. चलो बहुत बढ़िया। सो अब आ जाइए आप लोग, अगर मैं यही आप लोगों के साथ कहूं कि भैया हम जब 6 एटम की, हमने क्या बात करा कि ये 2 एटम सॉरी 4 एटम थे, तो इसको हम टेट्रागोनल पैकिंग बोल देंगे। और अगर 6 एटम हो तो उस केस में क्या होगा, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए। 6 का मतलब, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, तो उसको बोल देंगे हेक्सागोनल पैकिंग। ये देखिए, एक एटम, ये 2 एटम, और ये 3 एटम। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले देखिएगा कि ये, इसको मिटाता हूं। देखिए, एक ये एटम था और एक ये एटम था, और थोड़े अच्छे से बनाते हैं, ये वाला और ये वाला। तीनों को मैंने चिपका के रखूंगा तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, जो आप देख रहे हो। और उन तीनों के ऊपर मैंने क्या करा, एक और ये एटम, एक ये एटम, और एक ये एटम चिपका के तीनों को टच करके रखूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा। सर। Yes, sir. अब इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ वाला एक स्पेस जो थोड़ा सा बच रहा था, और यहाँ पर ब्लैक वाला जो मैं स्पेस दिखा रहा हूँ, इसको ही हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटरस्टिशियल स्पेस। Interstitial space. तो ये रहा आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। डन। यानी कि कोई भी सॉलिड की पैकिंग होगी ना, तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस तो रह जाता है दोस्तों। और उसी स्पेस में अब आ जाइए, कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, इंटरस्टिशियल कैसे बोलते हैं। तो सेम थिंग है फिर कि आप लोगों को इंटरस्टिशियल स्पेस पता चल गया है, तो कंपाउंड भी पता चल जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे देखिए, द कंपाउंड formed when a small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen and boron get trapped
inside the crystal lattice metal is known as interstitial करें, चाहे आप ये स्पेस की बात करें, ये क्या होता है, बहुत वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये इतना बड़ा स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो बहुत कम अमाउंट का स्पेस होता है। सो इसको आप बोल सकते हो कि वेरी फाइन स्पेस। अब होता क्या है कि हमारे जब पीरियोडिक टेबल में आप चलोगे ना तो देखोगे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, इनकी जो एटॉमिक साइज होती है दोस्तों, क्या, एटॉमिक साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। यानी कि हमने क्या करा कि अगर मैं मान लूं कि कोई भी मेरे पास एक मेटल था और उसकी पैकिंग टेट्रागोनल हो चाहे हेक्सागोनल हो, तो क्या उसके पास इंटरस्टिशियल स्पेस होगा कि नहीं होगा? यस सर। बाकी सभी लोग एग्री कर रहे हो आप लोग? चलिए एक बार बोल दीजिए हाँ, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग रेडी हो, आप सुन रहे हो। Yes, sir. Sir. Yes, चलिए, sir. हाँ ग्रेट। सो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए ये भी स्मॉल साइज है, हाइड्रोजन, कार्बन भी है स्मॉल है, नाइट्रोजन भी स्मॉल है, बोरॉन भी है। तो अब इनको क्या करते हैं ना, किसी भी मेटल के ब्लॉक ले लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हो ऐसे स्पेस तो होंगे ही होंगे। तो होता क्या है कि जैसे आपने हाइड्रोजन रखा, मेटल के साथ हाइड्रोजन को जब आप हीट करोगे ना, तो वो क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे स्पेस है ना, क्या होता है दोस्तों, देखिए देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इमेज ड्रॉ करता हूँ। वो इमेज येलो कलर, व्हाइट कलर नहीं, व्हाइट भी नहीं, रेड, चलिए रेडी कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन बहुत छोटू सा एटम होता है, और वो छोटू सा एटम क्या होता है, छोटे से स्पेस में जाके फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। क्या होगा इस स्पेस में, वो जो हाइड्रोजन था वो क्या हो जाएगा, आके ट्रैप्ड हो जाएगा, फंस जाएगा। बड़ा एटम तो ट्रैप हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन छोटू सा एटम ट्रैप्ड हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेटल हाइड्राइड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, वो कंपाउंड जो होगा, जो मेटल होगा, उसके साथ में आप क्या लगा दोगे कि भाई ये मेटल हाइड्राइड इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। लेकिन अगर दोस्तों वहीं पर ऐसा हुआ कि ये कार्बन की भी साइज छोटी होती है, तो वो भी इसके क्या हो सकता है, यहाँ पर आके ट्रैप हो सकता है। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में मेटल कार्बाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल कार्बाइड। अगर मान लीजिए यहीं पर नाइट्रोजन उस छोटे से स्पेस में आके ट्रैप हो जाता तो हम क्या बोल देते उसको, मेटल नाइट्राइड। क्या बोलते हम लोग। और अगर मान लीजिए बोरॉन आके इस स्पेस में अगर ट्रैप हो जाता, क्योंकि स्मॉल साइज छोटी है और स्पेस भी उतना कम है, तो यहाँ पे उस मेटल के कंपाउंड को हम क्या बोल देते, मेटल बोराइड। इतना क्लियर हुआ तो बताइए। Done, sir. डन। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है ना, इसको एक और नोट कर लीजिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या होते हैं ये, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनका जो है ना, जैसे मान लीजिए स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि इनका अगर आप बैलेंस करना चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो कोई रिएक्शन को, लेकिन इनको हम बैलेंस नहीं कर सकते। इनका फॉर्मूला जो होता है, एग्जाम्पल होता है, उसको आप देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ऐसा क्यों होता है, तो उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ये रहा आपका VN, एग्जाम्पल जो स्टोइकियोमेट्री का, वेनेडियम नाइट्राइड, इसको हम क्या बोलेंगे, वेनेडियम नाइट्राइड। ये रहा Fe3N, इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन नाइट्राइड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, Fe3C, यानी कि हमने क्या करा, आयरन में कार्बन एटम्स को हमने क्या करा है, उसके एम्प्टी स्पेस में हमने कार्बन को पुट किया हुआ है, फंसा दिया है, ट्रैप करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो है Cr3C2, यानी कि क्रोमियम कार्बाइड की बात करिए,
ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि टीआईसी का मतलब कि टाइटेनियम मेटल में हमने क्या करा है, कार्बाइड को हमने फिक्स कर दिया है, और ये हमारा हो गया टाइटेनियम कार्बाइड। यहाँ पर क्या है, वीबी यानी कि वेनेडियम बोराइड आप लिख सकते हो। और कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनका जो आप देखोगे ना, जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा, एक और भी है टाइटेनियम, टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.7। हाँ 1.7, इसका भी कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि और भी एक एग्जांपल है कि वेनेडियम हाइड्राइड में कि भैया ये वेनेडियम हाइड्रोजन 0.56, ये कंप्लीट वन भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, इसकी कोई वैलेंसी वैलेंसी नहीं है, इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। जिनको आप बैलेंस कर सकते हो उसको हम क्या बोलोगे आप लोग, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंसी नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। इतना क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब तक कोई डाउट है आप लोगों को? No, अगर sir. नहीं तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप लोगों ने क्या करा कि इसमें मैंने नाइट्रोजन, कार्बन या फिर बोरॉन या हाइड्रोजन हमने पुट करा हुआ है, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये एक आयरन है, ये एक आयरन है, ये एक आयरन है, और यहाँ पर भी एक आयरन है, और यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया है दोस्तों, कार्बन फिक्स कर दिया हुआ है। ये मान लीजिए कि एक एम्प्टी स्पेस है, ये बोरॉन, ये सॉरी आयरन, ये आयरन, ये आयरन, और इसके बीच में हमने एक कार्बन डाल दिया हुआ है स्पेस में। तो होता क्या है कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक एंड देन पी ब्लॉक, यानी कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में, तो क्या, सॉरी पेरियोडिक टेबल में, तो जितने भी पी ब्लॉक के होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। होता क्या है, और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव, और कार्बन वाला कैसा होगा, निगेटिव। अब ये क्या करता है, बीच में आ गया ना, पहले क्या था कि कार्बन था ही नहीं है, सिर्फ आयरन मेटल ब्लॉक था, लेकिन हमने कार्बाइड बनाया, मतलब कार्बन इसके बीच में ट्रैप करा दिया, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। अब ये करता है क्या कि इस आयरन को भी बहुत तेजी से पकड़ लेता है, इस आयरन को भी तेजी से पकड़ लेता है, इस आयरन को भी तेजी से पकड़ लेता है, और इसको भी तेजी से पकड़ लेता है। और जब सभी एटम्स को, हर जहां जहां छोटा छोटा स्पेस है वहां पे कार्बन चला गया है और सारे आयरन को बड़ी टाइटली होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो पहली बात तो ये कि इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज। अब एक बात बताइए, और इसकी हार्डनेस जो है, सॉरी हम इसको क्या बोलेंगे, हार्डनेस, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी की बात करोगे ना आप लोग, क्या कंडक्टिविटी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलॉय, एलॉय क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। एलॉय में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय होता क्या है, तो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हम बेसिकली मेटल्स के लिए डिस्कस करेंगे, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेल्टेड मेटल की बात कर सकते हैं, या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का मतलब आप लोगों को पता होगा कि भैया दोनों का जो सेम है, फेज है ना, वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर सॉलिड में किसको मिक्स कर रहे हो, सॉलिड को, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, सॉलिड ही मिलेगा ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है,
तो अब ध्यान से सुनिएगा, भैया एक सॉलिड है और दूसरा भी सॉलिड है, दोनों का फेज सेम है, तो होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब कि भाई फेज मान लीजिए, तो दोनों का फेज सेम है तो होमोजीनियस हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या कि भैया एक आपका क्या है, लिक्विड है, और दूसरा आपका क्या है, सॉलिड है। तो लिक्विड में अगर आप सॉलिड मिक्स करोगे तो दोनों का फेज अलग अलग है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रो मतलब डिफरेंट फेज, यानी दोनों का फेज अलग अलग है। लेकिन एलॉय क्या बोलता है दोस्तों कि द इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड, यानी कि यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है कि एक से ज्यादा मेटल्स को आपने क्या करा हुआ है, मिक्स करा हुआ है, और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप क्या बोल दोगे, मेटल बोल दोगे। यानी कि आपने क्या लिया यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर आपने सोडियम लिया, यहाँ पर आयरन लिया, और इसको मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, आपका एलॉय बनेगा। क्या बनेगा, जो मिक्सचर ऑफ मेटल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एलॉय। इसमें हो सकता है आप चाहो तो इसमें कार्बन भी, सॉरी इसमें आप कार्बन भी मिक्स कर सकते हो, कार्बन भी है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी मिक्स कर सकते हो, वो भी आपका क्या बनेगा, एलॉय ही बनेगा। तो आप मेटल के साथ साथ नॉन मेटल भी मिक्स करोगे तो जो आपको सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एलॉय, एक्चुअली एलॉय की जरूरत क्यों पड़ी, उससे पहले तो ये बता देता हूँ आपको कि भाई होता क्या है ना, कि मान लीजिए कि आप कहीं किसी फैक्ट्री में, या चाहे अपने घर की ही बात कर लेते हैं, अपने घर की बात कर लेते हैं, आपको चाहिए था कि भैया एक स्टेयर बनाना है। मान लीजिए कि ये रहा दोस्तों आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। और घर के अगर मान लीजिए कि आपको टेरेस पे जाना है, ये आपका टेरेस है, वैसे टेरेस मैंने उतना सुटेबल तो नहीं बनाया दोस्त, टेरेस का मतलब छत है, और आपको अपने छत पे जाना है, और आप कर क्या रहे हो कि भैया एक मेटल का स्टेयर बना रहे हो। ये क्या है आपका, मेटल का स्टेयर, ठीक है। स्टेयर मतलब सीढ़ी। हुआ क्या कि आप पुराने जमाने में थे, आपने क्या करा, बहुत प्योर मेटल लिया, आपने क्या लिया, प्योर मेटल आपने लिया दोस्तों, प्योर मेटल ले लिया, और प्योर मेटल लेकर के आपने एक सीढ़ी बनाई। लेकिन आपको पता ही नहीं था कि जितने भी प्योर मेटल होते हैं ना, वो उतने हार्ड नहीं होते, उनमें जंग भी उतनी आसानी से लग जाती है, और प्योर मेटल ज्यादा हार्ड नहीं होते, बीच में बॉन्ड जो होता है ना बहुत वीक हो। ठीक, तो आपने प्योर लेके बनाया, लेकिन जैसे आप चढ़ने गए मेटल बेंड होते 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 बेंड हो गया, और फिर एक दिन बाद वो सीढ़ी आपके काम नहीं आई। यानी कि जितने भी प्योर मेटल होते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते, उनमें उतनी उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसकी वजह से लोगों ने ये सोचा, और बहुत जल्दी जंग लग जाता है, रस्टिंग वगैरह हो जाती है। लोगों ने सोचा कि भैया इस प्रॉब्लम का इजाद तो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशंस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करके देखा कि भैया उन्होंने आयरन लिया, यहाँ पे आयरन, और इसमें कॉपर, थोड़ा सा कार्बन मिलाया, उन्होंने देखा कि अब जो मेटल मिल रहा है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, ये रहा प्योर कार्बन, और प्योर कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना हम एटम एटम को मिला करके, और प्योर कार्बन, सॉरी प्योर कॉपर, अच्छा प्योर आयरन से ज्यादा हार्ड मेटल बना सकते हैं, और उसको हम अपने घरेलू यूज में, चाहे जहां भी यूज करना चाहें उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्योर मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते। तो हमने मेटल मेटल को मिक्स करा, साथ में नॉन मेटल्स भी मिक्स कर दिया, और जो सॉलिड मेटल नया बना उसको हमने बोल दिया कि भैया ये एलॉय है, और पहले से ज्यादा हार्ड है, इसमें जंग भी नहीं लगेगा। सो बेसिकली यही था एलॉय का कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए मेन इंपॉर्टेंट और मुद्दे पे आ जाते हैं। वहां पर उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमे और रोथरी रूल्स, दो साइंटिस्ट, ह्यूमे और रोथरी, उन्होंने बोला था कि साहब अगर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स एग्जांपल्स के तौर पे आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, स्टील, स्टील तो आप लोगों ने सुना है ना, जो घर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। स्टील सुन रहे हो, स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये हमारे यूटेंसिल्स, खाने वाने के बर्तनों में यूज करते हैं कि नहीं करते, कितने लोग खाना खाते हैं, सभी लोग।
और वो जो थाली होती है वहां कौन कौन से मेटल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर प्योर आयरन ले लूं, यहाँ पर क्या ले लूं, प्योर आयरन, तो वो जल्दी से जंग लग जाएगी। वो जल्दी से जंग लगने का मतलब ऑक्साइड में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत आसानी से लूज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा उसमें दोस्तों, कि उसमें कार्बन और उसी में थोड़ा सा आयरन और निकेल, तीनों का मिक्सचर ले लिया, तो वो इतना हार्ड हो गया कि उसमें कभी जंग भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टील एलॉय। स्टील भी आपका क्या है, एक एलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स प्लस नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ पर कार्बन है, आयरन मेटल है, निकेल। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में कभी कभार पूछ देता है। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो क्रोमियम, आयरन और निकेल। सोल्डर वायर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी आप जाओगे तो किसी कोई चीज चार्जर या कोई चीज बल्ब वगैरह बनाना होता है तो लोग सोल्डर वायर यूज करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए, वायर को ऐड वगैरह करने के लिए, कोई सर्किट वगैरह के लिए। तो उसमें कौन कौन सा मेटल होता है दोस्तों, पहला लेड होता है और दूसरा क्या होता है, टिन होता है। इनका फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आपने क्या करा, लेड लिया और टिन लिया, उसको मिक्स कर दिया, तो वो जो बनेगा वो सोल्डर वायर बनेगा। ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह में ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो एक्चुअली वो कौन कौन से मेटल का मिक्सचर होता है दोस्तों, तो वो होता है कॉपर और दूसरा कौन सा होता है, टिन। ठीक है, तो कॉपर और टिन को मिला करके एक मेटल बनाया जाता है जिसको हम लोग देते हैं। ब्रास वगैरह देख लीजिए, तो ब्रास में कौन कौन सा मेटल होता है, ब्रास एलॉय है एक, कॉपर और जिंक। इनका अलग अलग रेशियो होता है, ऐसा नहीं कि भैया 1 किलो कॉपर 1 किलो जिंक, नहीं, उनमें फिक्स अमाउंट होता है कि 10% कॉपर तो 90% जिंक रहेगा। तभी हमारा जो हार्डनेस है ना मेटल का, एलॉय का, वो बहुत ज्यादा होगा। किसी भी रेशियो में मिक्स करोगे तो कुछ नहीं होने। गन मेटल की बात कर लीजिए दोस्तों, गन मेटल यानी कि कॉपर, दूसरा मेटल जो है जिंक और तीसरा मेटल टिन है, इन तीनों को मिलाते हैं तो जो मेटल बनता है, जो एलॉय बनता है, उसको बोल देते हैं गन मेटल। जर्मन सिल्वर, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जेई मेंस वगैरह में। जर्मन सिल्वर का मतलब कि भैया वो जो एलॉय उसमें कॉपर, जिंक और निकल भी होगा। नाइक्रोम, यहाँ पर याद रखिएगा, नाइक्रोम जो है उसका मतलब NiR है, तो निकल तो है भैया इसमें, और क्रोम मतलब CR से मतलब क्रोमियम भी है, और आयरन आपको याद करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप ये सारे एलॉय आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, यस सर। Yes, याद sir. करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लिख लिख के, तो ही काम बन सकता है। आ जाइए यहाँ पर, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जो रूल्स थे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं रूल्स के थ्रू। हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे कि स्टील के केस में कि भैया आपने कार्बन, आयरन और निकेल को मिक्स कर दिया। स्टेनलेस स्टील में आपने कार्बन को निकाल दिया, कार्बन की जगह क्रोमियम, आयरन और निकेल मिक्स कर दिया। लेकिन ये एटम किसी को किसी में मिक्स नहीं कर सकता। रीजन क्या है, उन्होंने जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ह्यूमे और दूसरे का नाम था रोथरी, इन्होंने रूल दिया कि भाई हार्डनेस तभी आपकी मनपसंद की मिलेगी जब आप एक रूल फॉलो करोगे, एक सर्टेन रूल फॉलो करोगे कि भैया इसको इसमें मिलाते हैं, इसको इसमें मिलाते हैं। तो उन्होंने पहला रूल क्या दिया था दोस्तों, देखिएगा, उन्होंने बोला था द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी डिफर बाय नो मोर देन 15%। एटॉमिक रेडियाई का मतलब या एटॉमिक साइज की अब बात कर लीजिए दोस्तों, तो उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा, आयरन और निकिल, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयरन और जो निकिल है ना, तो इनकी जो रेडियाई होगी ना, एटॉमिक रेडियाई 15% से ज्यादा गैप नहीं होगा, 15% के अंदर ही होगा। तो इनको मिक्स करोगे तो अच्छा स्टेनलेस स्टील बनेगा। ठीक है, अगर रेडियाई मान लीजिए कि 30% हो तो वो मिक्स ही नहीं होगा, बॉन्डिंग सही से बनेगी नहीं। ठीक है, आ जाइए दूसरा रूल इन्होंने क्या बोला था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भैया एक मेटल कम होगा तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, और एक मेटल का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्लियर हुआ इस बात को? यस सर। ठीक Yes, है, sir. क्योंकि आप
हाँ, दो मेटल आप लोग मिक्स कर रहे हो ना, तो एक मेटल ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है, एक मेटल कम हो सकता है, तो जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। तो उन दोनों के मेटल्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट मैच। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो आयरन है वो FCC कर रहा है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो दूसरा भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही जैसा होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अकर्स व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा कि जो कॉपर है, कॉपर, हाँ, कॉपर और निकेल, तो इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ऐसा ना हो कि आप सोडियम दूसरे वाले 4s का आप मिला रहे हो इसमें। इसको रहने दीजिए, थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू हो जाइए रूल्स को, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम होना चाहिए। चलिए ये रूल्स को एक बार फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे यहाँ से चांसेस नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए कितना टाइम हो गया आपका, 8:29, ऑलमोस्ट वी आर ऑन टाइम। सो इतना रहने देते हैं, कल ये हो सकता है DNA ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूँ, आप लोगों को खाना वगैरह भी खाना होगा।